हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ में कक्षा 10 की एनसीईआरटी की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का लेसन नंबर 2 संघवाद डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि मेरे इस पूरे वीडियो नोट्स को देखने के बाद आपके इस चैप्टर के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है संघवाद। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो संघवाद की यहाँ पर सीधी डेफिनेशन दी है कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, उसको संघवाद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत में दो से अधिक स्तर की सरकारें हैं। भारत के अंदर जो हैं दो से अधिक स्तर की सरकारें हैं। हमने यहाँ पर भारत का एग्जाम्पल लिया है। जैसे भारत में एक तो स्तर पर केंद्र सरकार है और फिर है राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो यहाँ पर सरकार के तीन स्तर हैं, केंद्र सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था है। पूरी दुनिया के अंदर 25 देश ऐसे हैं जिन्होंने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। और अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में संघात्मक प्रणाली जो ली गई है वो कौन से देश से ली गई है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं और आगे हम पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किसके बारे में? श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। इन दो देशों के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में। जो श्रीलंका है उसकी जो राजधानी है वो कोलंबो है, श्री जयवर्धने कोट्टे। और जो बेल्जियम है, बेल्जियम की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है ब्रुसेल्स। श्रीलंका के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण था और जबकि बेल्जियम के अंदर संघीय व्यवस्था का उदाहरण था। जो दोनों देश थे वो अलग अलग व्यवस्था को प्रेजेंट कर रहे थे। श्रीलंका के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली और बेल्जियम के अंदर संघीय व्यवस्था थी। जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है यहाँ पर केंद्र के पास सारे अधिकार थे और संघीय व्यवस्था में जो कि बेल्जियम थी, यहाँ एक से अधिक सरकारें थी, यानी एक से अधिक स्तर की सरकारें थी। केंद्र में राज्यों के पास जो शक्तियां थी वो अलग अलग थी। इस प्रकार बेल्जियम ने अपनी समस्या का समाधान संघात्मक व्यवस्था को अपनाकर बेल्जियम ने अपनी समस्या का समाधान किया। तो पिछले अध्याय में हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। आमतौर पर जो है दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक जो सरकार होती है वो केंद्र के अंदर होती है, नेशनल यानी कि केंद्र सरकार। नेशनल सरकार हो सकती है, पूरे राष्ट्र की सरकार होती है, पूरे देश को देखती है, जिसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार। और दूसरे स्तर की सरकार जो होती है, जो राज्य को देखती है, जो पूरे स्टेट को देखती है, जिसको बोलते हैं हम राज्य सरकार। तो आमतौर पर जो संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती हैं, एक होती है राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरी होती है राज्य के स्तर पर। दो स्तर की सरकारें होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र के स्तर पर जो सरकार होती है उसके क्या काम है। तो संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें हैं। राष्ट्र के स्तर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे सारे राष्ट्र के महत्व के विषय होते हैं। यानी जो राष्ट्र की जो सरकार होती है वो पूरे देश को देखती है, पूरे देश के विषय ये सरकार देखेगी, जिसको हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। दूसरे स्तर पर जो सरकार होती है वो होती है राज्य सरकार। अब राज्य सरकार या प्रांतों के स्तर की सरकार होती है, राज्य के महत्व के मामले देखती है, वह शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। जो राज्य के महत्व के मामले हैं उनको राज्य सरकार देखती है और जो राष्ट्र के महत्व के मामले होते हैं उनको राष्ट्रीय सरकार देखती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं और दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र होकर आप जो है ये काम करती हैं। अब बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की, कि एकात्मक शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, एकात्मक शासन व्यवस्था की जो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन एक ही स्तर पर होता है।
यानी वहां पर एक ही स्तर पर शासन होता है, पहली विशेषता। दूसरी, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्र सरकार स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है और केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है, और इसका उदाहरण हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, श्रीलंका में एकात्मक व्यवस्था है। इसके बाद यहाँ पर नोट करके रहे, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं, इसके लिए वो जवाबदेह नहीं होती। संघीय व्यवस्था में ये बातें होती हैं। ये अलग से नोट करके मैंने लिखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। और राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं संघीय व्यवस्था के अंदर, इसके लिए वह जवाबदेह नहीं होती हैं अपनी शक्तियों के लिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या राज्य सरकार अपनी शक्तियों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है? तो यहाँ पर आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर होते हैं कि नहीं, केंद्र सरकार जो है जवाबदेह नहीं है, उसके पास अपनी शक्तियां भी होती हैं। एनसीईआरटी के बीच में से भी क्वेश्चन ये आता है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरह से गठित होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था जो है कितने तरीके से गठित की जाती है। तो इसके यहाँ पर दो तरीके बताए गए हैं कि दो तरीकों से संघीय व्यवस्था गठित होती है। अब हम बात करते हैं कि वो दो तरीके कौन से हैं। जो पहला तरीका है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र देश साथ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं। जैसे कि एक देश फिर दूसरा देश, ये छोटे छोटे देश मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका 50 देशों को मिलकर बना है, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। यानी इन्होंने क्या काम किया है कि कई देशों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाया है। और ऐसा कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया भी उदाहरण है, और ऐसा स्विट्जरलैंड भी इसका उदाहरण है। इसमें राज्य ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी ये जो राज्य हैं, राज्य का मतलब ये जो छोटे ये जो देश हैं, ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये राज्य ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी व्यवस्था की। इसमें क्या होता है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक व्यवस्था को देखकर, उनकी विविधता को देखकर राज्यों का गठन करना, यानी अपने राज्य जोड़ना, ना कि देश को जोड़ना। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अपने देश के राज्यों का, जो अपने, जैसे कि भारत हमारा देश है, भारत के अंदर 28 स्टेट है, ये अपने देश के राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। इन राज्यों को जोड़कर, हर राज्य की अलग संस्कृति है और भाषा है, इन सबको जोड़ना, ना कि किसी दूसरे देश को जोड़ना, बल्कि अपने ही देश के राज्यों को जोड़कर एक बड़ी इकाई का गठन करना, ये भी जो है संघीय व्यवस्था कहलाता है। तो ये दूसरे प्रकार की संघीय व्यवस्था है। तो संघीय व्यवस्था का गठन आमतौर पे दो तरीके से किया जा सकता है। पहले में जो है देशों को जोड़कर जो हम एक बड़ी इकाई बना सकते हैं, और दूसरे में अपने ही देश के छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने भारत है, स्पेन है, बेल्जियम है। इन्होंने अपने ही देश के राज्यों को जोड़कर एक बड़ी इकाई बनाया है, ना कि कोई दूसरे देशों को जोड़ा है। इसके अंदर केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है, इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली विशेषता, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था के अंदर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। केंद्र में केंद्र सरकार और राज्यों में राज्य सरकार। नंबर 2, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जो जो अधिकार हैं, वो सारे के सारे अधिकार जो हैं हमारे संविधान में बताए गए हैं स्पष्ट रूप से, ताकि कोई भी विवाद ना हो। तीसरी विशेषता क्या है? संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। अदालत को संविधान के विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है।
यानी अदालत को संविधान के विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार, यानी किस सरकार के क्या क्या अधिकार हैं, केंद्र के क्या अधिकार हैं, राज्य के क्या अधिकार हैं, इन सब की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और अधिकार क्षेत्र को लेकर अगर इनके बीच में कोई विवाद भी हो जाता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको सोल्व करता है। सुप्रीम कोर्ट में एक बात और बता दूं, जो पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है और जो कि कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। चलिए पांचवी विशेषता के बारे में हम आपको बताते हैं। पांचवी विशेषता, केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। इसकी पांचवी विशेषता थी। और नंबर 6, विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता निश्चित की गई है। मैंने बात बताई थी ना कि केंद्र के अलग अधिकार क्षेत्र होता है और राज्य का अलग अधिकार क्षेत्र होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये अधिकार क्षेत्र है क्या। अधिकार क्षेत्र है क्या? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषय को भी रखा जाता है। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यानी कानूनी अधिकार हो, उसको उसका क्षेत्राधिकार कहते हैं। 7वें पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। संघीय व्यवस्था के कैसे उद्देश्य? दोहरे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना। और दूसरा उद्देश्य क्या है? इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान करना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि संघीय व्यवस्था के कितने उद्देश्य हैं? दोहरे उद्देश्य हैं। और ये दोनों उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं। संघीय व्यवस्था के गठन के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन में आ जाए कि संघीय व्यवस्था के गठन के लिए निम्न में से कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक दे दे सत्ता का बंटवारा, बी नियमों पर सहमति, सी ए और बी दोनों, डी ए और बी में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए प्लस बी, यानी कि दोनों। यानी संघीय व्यवस्था के गठन के लिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, सत्ता का बंटवारा और नियमों पर सहमति। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दो पक्ष होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आदर्श संघीय व्यवस्था में सबसे पहले आ जाए कि कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। निम्न में से कौन कौन से पक्ष होते हैं? आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। ये बात मैंने आपको बताई। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था, कि हमारे भारत के अंदर जो है संघीय व्यवस्था का रूप कैसा है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। और भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में अब हम जानेंगे कि भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है। या क्वेश्चन आ जाए कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता बताइए, तो यहाँ से हम इसको पिक कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को क्या कहता है? राज्यों का संघ कहता है, कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकार को एक संघात्मक रूप प्रदान किया है। कैसा रूप दिया है? संघात्मक रूप दिया है। ये विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए। यहाँ पर जो है विकेंद्रीकरण के लिए, यानी कि सत्ता के बंटवारा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कदम भारत ने उठाए हैं, जिससे कि सत्ता का बंटवारा हो सके। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का गठन किया था। शुरू में हमारे संविधान में दो स्तर की सरकारें थी। एक थी केंद्र सरकार यानी संघीय सरकार, और दूसरी स्तर पर थी राज्य सरकार। प्रारंभ में तो यही था, लेकिन बाद में भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में कौन कौन से, यानी केंद्र में केंद्र सरकार, राज्यों में राज्य सरकार और स्थानीय, तीसरा है स्थानीय सरकार। ये तीनों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के अधीन आते हैं। तो भारत में कौन सी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार भी है। स्थानीय सरकार के अंदर पंचायत आती है, नगर पालिका आती है। तो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को बाद में अपनाया गया। तीसरा पॉइंट, जो तीसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान लिखित है व कठोर है। राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है।
भारतीय संविधान जो है कठोर है और लिखित भी है, जिसमें जो है सबकी शक्तियां लिखी गई हैं कि केंद्र के पास जो है क्या क्या शक्तियां होंगी, राज्यों के पास जो है अपनी क्या क्या शक्तियां होंगी। नंबर 4, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो सर्वोच्च है, राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है। यदि अधिकारों को लेकर कोई विवाद हो भी जाता है तो भारत के पास एक अपनी सर्वोच्च न्यायपालिका है जो कि इनके विवादों का निपटारा करती है। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवी जो विशेषता है, भारत में संघीय शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अधिकार क्षेत्र हैं, यानी केंद्र व राज्य के लिए अलग अलग अधिकार हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान की सूचियों में है, यानी केंद्र के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, केंद्र के पास कौन कौन से विषय होंगे और राज्यों के पास कौन कौन से विषय होंगे, इन सब का वर्णन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों का वर्णन जो है किसमें है, 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में क्या है, भारतीय संविधान की 3 अनुसूचियां हैं। तो ये किसमें है, 7वीं अनुसूची है और 7वीं अनुसूची में यहाँ पर इनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ होंगी, राज्यों के पास कौन सी शक्ति होगी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं और कौन सी, पहली सूची आती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय हैं उसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती के सूची के जो भी विषय हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। संघ सूची में शुरू में 97 विषय थे, वर्तमान के अंदर 100 विषय हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, पहले कितने थे, 97 थे। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में भी क्वेश्चन आ सकता है कि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। यहाँ से भी पेपर में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। एक एक करके हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि संघ सूची के विषय के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, सेना, राष्ट्रीय महत्व के विषय, इन विषयों पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई, इनके ऊपर राज्य जो है कानून बनाएगी। और विवाह, गोद लेना, शिक्षा, वन और मजदूर संघ, ये इन सब पर जो है समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो शिक्षा है वो किस सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये जो विषय है शिक्षा का वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और जो बाकी विषय हमारे बच जाते हैं उन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। वर्तमान में 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये नए हमारे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। भारतीय संघ में इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे हैं। ये वे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बना सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में मिलाना भी संभव नहीं है, इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ऐसे प्रदेश, ये ऐसे छोटे इलाके जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में मिलाना भी संभव नहीं है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो हमने जाना केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और वर्तमान में जम्मू और कश्मीर बना है और लद्दाख बना है। इन्हें राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। जो राज्यों के अधिकार प्राप्त हैं वो अधिकार तो प्राप्त नहीं है।
इन पर केंद्र द्वारा शासन किया जाता है और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 9 है। वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है और जो हमारे कुल जो राज्य हैं वो वर्तमान में 28 है। भारत संघ में सभी राज्यों को भी बराबर के अधिकार नहीं हैं। जम्मू और कश्मीर के पास एक अपना अलग संविधान भी है। केंद्र में राज्यों में सत्ता का बंटवारा संविधान के तहत किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो सत्ता का बंटवारा किया गया है वो संविधान के तहत किया गया है। अधिकारों के बारे में बदलाव करना आसान नहीं है, यानी जो अधिकार दिए गए हैं केंद्र और राज्य को, इनके में जो बदलाव करना, इनके अधिकार क्षेत्र में बदलाव करना वो आसान काम नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना है। यानी अगर किसी के अधिकार क्षेत्र में बदलाव करना है तो उसको बदलाव करना आसान काम नहीं है। पहले जो है संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से उसको मंजूर किया जाना है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी लेनी होती है। फिर उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर न्यायपालिका देखती है कि जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार बना है या फिर नहीं बना है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो जाए तो फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है या होता है। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, भाई शक्तियों के बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद हो जाए तो जो उसका जो फैसला है या विवाद का निपटारा कहाँ पर होगा, तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है उस स्टेट के, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। केवल संवैधानिक प्रावधान बनाने या कानून का निर्माण से शासन व्यवस्था नहीं सुधरती या नहीं चलती है कि संविधान में हमने कानून बना दिया है तो व्यवस्था चल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरणों को देना होगा कि भारत में जो संघीय व्यवस्था सफल हुई है इसके पीछे जो हाथ है वो यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति का है। संघवाद की भावना, विविधता का आदर करना और साथ रहने की इच्छा हमारे देश की साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे पता चले कि ये काम कैसे हो पाया। यानी कि भारत के अंदर संघीय व्यवस्था का काम किस प्रकार हो पाया, इस बातों के ऊपर हम गौर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाषाई राज्य। भाषाई राज्य भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना एक कठिन कार्य था। भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना है, ये बड़ा ही कठिन कार्य था। आज़ादी के समय भारत में 14 राज्य थे। आज़ादी के समय भारत में कितने राज्य थे? 14 थे। लेकिन वर्तमान में कितने बन गए हैं? 28 राज्य बन गए हैं। तो नए राज्यों का गठन करना भाषा के आधार पर यह कोई आसान खेल नहीं था। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भाषा वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भूगोल एवं जातीयताओं यानी एथेनिसिटी की विभिन्नताओं को रेखांकित करने, उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया हो। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका गठन उनकी सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थिति और जातीय विभिन्नताओं के कारण किया गया है। वो कौन से राज्य हैं? जैसे कि हमारा नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किन राज्यों का गठन उनकी सांस्कृतिक, भौगोलिक और जातीय विभिन्नताओं के आधार पर किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं? नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है। इनका गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं किया गया है। एक बात और मैं बता देता हूं, भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य वो आंध्र प्रदेश था। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी
तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश कहीं हमारा टूट ना जाए, कि सब कहेंगे भाई हमारे लिए अलग राज्य बना दो, तो नेता काफी डरे हुए थे। केंद्र सरकार इसलिए राज्यों का पुनर्गठन करने में कुछ समय के लिए इसको टाल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इस बात को जो केंद्र सरकार है वो टाल रही थी। राज्यों के पुनर्गठन आयोग बना, यानी केंद्र सरकार ने राज्यों का पहले पुनर्गठन आयोग बनाया। 1953 में यह आयोग बना। इसमें सुझाव मांगा गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना ठीक है। तो उसने अपने सुझाव में कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ठीक है। उसके बाद में फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जाकर यह अधिनियम बना और ये पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? 1956 में। और जो है कब इस पर जवाब मांगा गया था, यानी ये आयोग बना कब था? 1953 में। और फिर इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी और फिर जाकर इसको लागू किया गया था और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। और फिर भारत के अंदर 28 राज्य हमारे इस प्रकार बने। अब हम बात करते हैं भाषा नीति की। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भारत के संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का वर्णन है। भारत के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं का वर्णन भारत किस में है, कौन सी अनुसूची में है? वो 8वीं अनुसूची में है। तो दोनों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं भाषा नीति की। संविधान सभा के सामने भाषा का मुद्दा एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, इसलिए हमारे संविधान ने किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। हिंदी को राजभाषा बनाया। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी कैसी है? राजभाषा है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो कोई भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी 40% लोग जो हैं हिंदी भारत के अंदर बोलते हैं। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी अगर हम हिंदी को मिलाएं तो टोटल कितनी होती हैं? 22 होती हैं। कुल मैंने जैसे बताया कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया और इनको दर्जा दिया गया और 8वीं अनुसूची में इनको रखा गया। राज्यों को भी अपनी राजभाषाएं हैं, यानी राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। जैसे गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है। सरकार कामकाज में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है, यानी सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में भारत में 14 भाषा थी, यानी शुरू में जब हमारा जो संविधान बना था तो उस टाइम पे जो भाषाएं थी वो कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान के अंदर 22 भाषा हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में वर्णित है। बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध की। हाँ जी, केंद्र राज्य संबंध में लगातार बदलाव हुए हैं। हमारे देश में लंबे समय तक एक ही पार्टी ने शासन किया, उसी पार्टी का शासन था, जिस वजह से केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध में कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं आई। लेकिन जब 1989-90 का दशक आया या 1989-90 का टाइम आया तो उसके बाद गठबंधन की सरकारें बनने लगी, किसी एक सरकार को बहुमत नहीं मिल रहा था। ऐसे में राज्यों में अलग सरकार होती थी और केंद्र में अलग सरकार होती थी, जिस वजह से कई बार केंद्र व राज्यों के बीच में विवाद भी हुआ और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भंग भी कर दिया। यानी जब केंद्र में अलग सरकार होने लगी और राज्यों में अलग सरकार होने लगी, उनको बहुमत जो है पूरे देश में एक सरकार नहीं बनी, तो फिर जो था वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो था केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भंग भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके विवादों को सुलझाने का काम किया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विकेंद्रीकरण कहते किसे हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं?
केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसे देनी है, स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, तो इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण भाई क्यों जरूरी है, हमने भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों अपनाया, ये क्यों जरूरी है। भाई भारत जो है बहुत बड़ा देश है और विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके पीछे ये सोच भी काम करती है कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है, विविधताओं वाला देश है और लोग अपनी समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या हो सकती है। महाराष्ट्र में कुछ और समस्या है, दिल्ली में कुछ और समस्या है, तो वहाँ के लोग ही जानेंगे ना कि उनकी समस्या क्या है एक्चुअल में। इसमें लोगों की सीधी भागीदारी संभव है, यानी विकेंद्रीकरण इसलिए भी किया गया कि लोग इसमें सीधे पार्टिसिपेट करते हैं और ये ज़्यादा लोकतांत्रिक भी है। विकेंद्रीकरण की ज़रूरत संविधान में भी स्वीकार की गई। इसके बाद गांव शहर के स्तर पर गांवों में ग्राम पंचायत व शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई। यानी कि बात करें तो गांव के स्तर पर तो ग्राम पंचायत और नगर में नगर पालिका की स्थापना की गई, ताकि वहाँ के स्थानीय मुद्दों को भी निपटाया जा सके और उनका पता लगाया जा सके। स्थानीय शासन को राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया। शुरू में जो काम किया गया कि स्थानीय शासन को राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया, जिसके कारण ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। प्रारंभ में ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। स्थानीय सरकार के लिए नियमित चुनाव नहीं कराए गए और ना ही चुनाव कराए गए, इसलिए उस समय यह सही काम नहीं कर रहा था। जो स्थानीय सरकार है उस समय ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थी। लेकिन 1992 में विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। क्वेश्चन आ सकता है कि विकेंद्रीकरण के लिए किस सन में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 1992 में विकेंद्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। संविधान में संशोधन करके तीसरे स्तर की सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। जो स्थानीय सरकार है उसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया और अब हर 5 साल के बाद चुनाव होने लगे और SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंचायत और नगर पालिका के चुनावों कराने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है, राज्य चुनाव आयोग की। ठीक है, एक होता है केंद्रीय चुनाव आयोग, ठीक है, जो कि हमारे आम चुनाव कराते हैं, लोकसभा के चुनाव कराता है, और पंचायत के चुनाव कराने हुए, नगर पालिका के चुनाव कराने हुए तो उसको कौन कराएगा, राज्य चुनाव आयोग कराएगा। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। जो ग्राम पंचायत है ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। जो ग्राम पंचायत है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ग्राम पंचायत कितनी स्तरीय व्यवस्था है, 2 स्तरीय, 1 स्तरीय या फिर त्रिस्तरीय। तो ये कितने स्तरीय है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और उसके 3 स्तर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जिला पंचायत, उसके नीचे काम करती है मंडल या ब्लॉक पंचायत, और फिर लास्ट में ग्राम पंचायत। एक एक करके समझेंगे ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, मंडल या ब्लॉक पंचायत क्या है और जिला पंचायत क्या है और इसके क्या कार्य हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। इसमें कई सदस्य व एक सरपंच होता है। ग्राम पंचायत के अंदर जो है कई सारे सदस्य होते हैं और एक सरपंच होता है। जो इसके जो सदस्य हैं वो कहाँ से आते हैं, वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच कहते हैं। यानी ग्राम पंचायत में कुछ सदस्य जो हैं वो वार्डों से चुने जाते हैं जिसे पंच कहते हैं, और एक सरपंच होता है जो इसका अध्यक्ष होता है या प्रधान होता है, वो गांव का मुखिया होता है। वो वार्ड में रहने वाले वयस्क लोग उसका चुनाव करते हैं। सरपंच के जो चुनाव करते हैं वो वार्ड में रहने वाले लोग जो हैं सरपंच का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि गांव के प्रधान का या सरपंच का चुनाव कौन करता है, वार्ड में रहने वाले लोग, और उनके सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, वार्डों से ही चुने जाते हैं। पंचायतों का काम क्या होता है। पंचायतों का काम जो है ग्राम सभा
की देखरेख में चलता है। पंचायत का काम जो है ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब पंचायत का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है और गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, यानी उनकी देखरेख में भी काम होगा। बजट पास करने के लिए, काम की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। यानी ग्राम सभा की साल में कितनी 2 या 3 बार हमें बैठक करनी होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि साल में कितनी बार ग्राम सभा या पंचायत की बैठक की जाती है। कम से कम 2 या 3 बार इसकी बैठक की जाती है। तो हमने पता लगाया कि ग्राम पंचायत क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं। अब हम बात करते हैं मंडल पंचायत की। कई ग्राम पंचायतों को मिलकर, यानी कई सारी ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। भाई एक तो गांव की हो गई ग्राम पंचायत, और जब कई सारी ग्राम पंचायत मिल जाती है तो पंचायत समिति का गठन करती हैं। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। अब इसमें सदस्य कहाँ से आते हैं? इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जो उस इलाके के पंचायत सदस्य हैं वो इसका चुनाव करते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। यानी उस मंडल के, यानी जितनी भी ग्राम सभाएं इसके अंदर आई हैं उसके जो सरपंच हैं या पंच हैं, सदस्य हैं, वो इसके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब हम बात करते हैं जिला परिषद की या जिला पंचायत की। सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, यानी अब बात करते हैं कि सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। मान लीजिए सबसे पहले हो गई ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा मिलकर बनाती हैं हमारी ब्लॉक पंचायत, और ये सारी मिलकर हमारी क्या बनाती हैं? जिला परिषद या जिला पंचायत। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में जो जिला परिषद होती है उस जिले परिषद में उस जिले के लोकसभा, विधानसभा के लिए चुने गए सांसद व विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। यानी जो जिला परिषद में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा, विधानसभा के जो सांसद हैं और जो विधायक हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। अब हम बात करते हैं नगर प्रशासन की। भाई वो तो गांवों के अंदर काम करती हैं। गांवों के अंदर जो प्रशासन होता है वो इस प्रकार होता है, लेकिन शहरों के अंदर भी प्रशासन होता है, नगरों के अंदर भी प्रशासन होता है। वो किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। हम 2 स्तर पर देख रहे हैं। पहले पर हमने देखा कि गाँव के अंदर, गाँव में प्रशासन कैसे हुआ। अब दूसरे स्तर पर हम देख रहे हैं नगर में, कि नगर के अंदर प्रशासन किस प्रकार से चलता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। यानी जो स्थानीय शासन वाली जो संस्थाएं हैं वो शहरों में भी हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, यानी जो छोटे शहर हैं उनमें नगर पालिका काम करती है और बड़े शहरों में नगर निगम काम करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि बड़े शहरों में कौन सी जो है स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार काम करती है? नगर निगम बड़े शहरों में काम करती है और नगर पालिका छोटे शहरों में काम करती है। ये बातें याद रखनी है। नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने इस पूरे संवाद के चैप्टर को आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे लेसन के आपके सारे के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।